बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एहतसाब के साथ मैं हूं फरहाना कौसर। नाज़रीन, अगर असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएं तो आइन के तहत 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन अगर हम आर्टिकल 224 की भी बात करें तो उसके मुताबिक भी उसमें ये वाज़े तौर पे लिखा गया है उस आर्टिकल में कि अगर असम्बलियाँ तहलील कर दी जाती हैं तो इलेक्शन 90 दिन के अंदर होंगे। लेकिन अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि मुल्क में असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक इलेक्शन करवाने का ऐलान नहीं किया गया। और इलेक्शन करवाने की तारीख किसने देनी है, कौन इस बात का ज़िम्मेदार है, इस बात पे भी बहस हो रही है। इस पे हम तफसील से बात करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे दूसरी साइड पे जेल भरो तहरीक शुरू हो चुकी है और पीटीआई के अरकान 200 से ज़ायद ऐसे अरकान हैं जिन्होंने अपनी गिरफ्तारियां भी दे दी हैं। लेकिन कुछ तज्ज़ियाकार और माहिरीन का ये कहना है कि अब देखना ये है कि इन अरकान के साथ साथ क्या इमरान खान भी गिरफ्तारी देते हैं, और अगर इमरान खान गिरफ्तारी दे देते हैं तो फिर इस गिरफ्तारी के बाद इस तहरीक पे क्या असरात मुरतब होंगे। इन तमाम चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं राजा नज़ीर, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। राजा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं नवाज़ अली, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। नवाज़ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें कॉल पे ज्वाइन किया है डॉक्टर सीमी बुखारी, MNA हैं पीटीआई की। डॉक्टर साहिबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब, असम्बलियाँ तहलील करने के बाद अभी तक इलेक्शन करवाने की कोई तारीख नहीं दी गई है। आप लोग अभी क्या बात करना चाहेंगे या किस तरह से आप इस चीज़ को प्लान कर रहे हैं कि आगे इलेक्शन की तारीख अनाउंस कर दी जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पहले हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं असद उमर साहब, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में ये पिटीशन डाली थी कि 90 दिन में जब भी कोई असेंबली डिसॉल्व होती है तो ये आइन में लिखा हुआ है कि आपने कराना है, इलेक्शन हर हाल में कराना है, जी, किसी तरह की भी जो है नमाशी या किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन इलेक्शन तो होना है, हर हाल में जी, होना है। इसका कोई दो राय नहीं इसमें। जब उन्होंने कोर्ट में गए, लाहौर हाई कोर्ट के जज ने, जस्टिस साहब ने ये फैसला सुना दिया कि गवर्नर साहब आए, वो इलेक्शन उनको भी बुलाया गया, उनकी तरफ से वकील पेश हुआ, इलेक्शन कमीशन को बुलाया गया, उनकी तरफ से भी वकील, सबने एक वो ये ना ये जैसे होता है पिंग पॉन्ग खेल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं हमारा तो काम ही नहीं है, गवर्नर साहब बताएं। गवर्नर साहब कहते मैंने तो तहरीर ही नहीं की थी, जी, तो मैं क्यों बताऊं डेट। तो फिर जस्टिस साहब ने बहुत अच्छा फैसला किया कि उन्होंने कहा कि अब मैं सदर साहब की दे सकते हैं। ये भी एक आर्टिकल 57 है जो आइन का वो कहता है कि सदर साहब को इख्तियार है, वो जनरल इलेक्शन अनाउंस कर सकते हैं। और लेकिन इलेक्शन उसमें थोड़ा सा है एक एडिट ये बात है कि उसमें अपने इलेक्शन कमीशन से राब्ता करना होता है। तो जब उन्होंने इलेक्शन कमीशन को राब्ता किया, बारहा उनको कहा आए मेरे से मिल लें, अपडेट करें, क्योंकि 90 डेज में अब बहुत कम दिन रह गए हैं। तो सदर साहब को इलेक्शन कमीशन साहब ने यूज कर दिया मुलाकात से। तो सदर साहब ने जब डेट दे दी तो अब इनको मुसीबत पड़ गई है, क्योंकि अब इनको ये नजर आ रहा है कि अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रगुजार हूँ अपने आला दिया की चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सुओ मोटो लिया, क्योंकि ये इस वक्त बहुत ही मुल्क जो है ना बहुत ही स्टैंड स्टिल पे चला गया है, हालात बहुत खराब हो गए हैं। तो हमें उम्मीद है कि अब चीफ जस्टिस में केस इस वक्त सब जुडिस है, ठीक है, डिस्कशन हुई है इस पे, और उम्मीद है 1-2 दिन में इसका फैसला क्लियर होके आ जाएगा कि किसने डेट देनी है और कब देनी है, क्यों नहीं दे रहे ये लोग, क्यों ये इनकी बदनीयती है कि इलेक्शन ना देखिए। कौन सी पार्टी है जो इलेक्शन से घबराती है? ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज का तो काम है, इलेक्शन होते हैं, जमहूरियत का ये हुस्न है, हर पार्टी हिस्सा लेती है और जिसको अवाम मुंतखब करते हैं वो बरसेकदार बन जाती है। ठीक है, इनकी तो बदनीयत ऐसी है कि वो कह रहे हैं कि हम सारी उम्र हम ही बैठे रहें, कोई और तो आए ना सर, हमारी इक़्तिदार पे हम ही काबिज रहें। और उनको इसलिए लग रहा है कि असेंबलियां तहलील भी नहीं होनी चाहिए थी, इलेक्शन भी पोस्टपोन हो जाए, जो भी हालात है 1-2 दिन में सब सामने आ जाएंगे। हमने तो वैसे अदालत के दरवाजे खटखटा दिए थे, लेकिन हम थैंकफुल हैं चीफ जस्टिस साहब ने खुद ही इसका नोटिस लिया है और उम्मीद है कि कोई बहुत अच्छा फैसला आएगा। ठीक है। राजा साहब, जब असम्बलियाँ तहलील कर दी जाती हैं तो आर्टिकल के तहत आपको पता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना बहुत ज़रूरी होता है। आप लोग क्यों डिले कर रहे हैं इसको? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो जो ये इशू है, ये चूँकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास सब जुडिस है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं इंशाल्लाह आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ होगा और ऐसा इंसाफ होगा जो नजर आएगा इंसाफ होता हुआ। देखें, इस इंसाफ की उम्मीद रखते हैं। देखें, हम उसी जो मैं अपनी अगर बात करूं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो वो जमात है जो मुल्क की आइन साज जमात है, तो हम वही एक्सपेक्ट करते हैं जो आइन की स्पिरिट है, उसका रूह है।
اور اس کے مطابق دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آنریبل کورٹ نے ابھی تو چونکہ فارمیشن آف بینچ اور اس حوالے سے پروسیڈنگز ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد یہ معاملہ آگے بڑھے گا اور اصل ایشوز کے اوپر آئے گا. آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے یہ انہوں نے کہا نا میم سمی نے کہ ان کی بدنیتی یہ ہے کہ اقتدار پہ یہ قابض رہنا چاہتے ہیں. نہیں, بدنیتی تو اصل یہ تھی کہ جب پی ڈی ایم کی جماعتوں نے کانسٹیٹیوشن کو فالو کرتے ہوئے عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے اٹھا کے عمران خان صاحب کو اقتدار سے باہر پھینکا, تو انہوں نے کہا کہ اگر میں آؤٹ ہو گیا ہوں تو اب کچھ بھی نہ بچے. اور اس بدنیتی سے دیکھیں ریزن کیا تھی اسمبلی ڈیزالو کرنے کی, کہ ایک بندے کو پسند نہیں ہے کہ ایک بندہ آؤٹ ہو گیا ہے تو اب سارا سسٹم ہی ڈیریل کر دے, پورے صوبے اٹھا کے ان کی اسمبلیاں توڑ دے. انہوں نے کیا کیا, اب آنریبل سپریم کورٹ نے بڑی اچھی سائڈ پہ آنریبل سپریم کورٹ چل پڑی ہے. انہوں نے کہا کہ کیوں نہ اس بات کو دیکھ لیں کہ جو ڈیزولوشن آف اسمبلیز ہے کیا وہ ود گڈ انٹینشن ہے اور اس کا کوئی جسٹیفیکیشن لیگل بنتا تھا اس کو ڈیزالو کرنے کا. اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ سٹارٹ یہاں سے ہوگا اور ہم امید کرتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں, پاکستان پیپلز پارٹی رول آف لا کے لیے, سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے ہم چل رہے ہیں. ہم کسی بھی سلیکٹڈ گروہ کے آنے کے خلاف ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو بالکل شروع سے دیکھے گی اور یہ بھی دیکھے گی کہ اس میں جو اسمبلیاں ڈیزالو کی گئی, اب دیکھیں اس میں صرف ایک بندے کی خواہش انوالو نہیں ہو سکتی. ملک کا آئین ہے, کانسٹیٹیوشن ہے, اتنے الیکٹڈ لوگ ہیں. اس کے بعد اب دیکھیں کہ اکنامک حالات ہمارے کیا ہیں. ٹھیک ہے کہ ایک میں جسٹ کنکلوڈ کر لوں کہ دیکھیں ایک بندہ ایک کہیں سے اقتدار سے آؤٹ ہوا ہے اور اب وہ یہ چاہتا ہے کہ سب کچھ تہس نہس کر دیں اور پھر اس کو یہ اپنا موٹو بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس لیے الیکشن میں نہیں جا رہے کہ ہم ان سے کوئی خوف ہے. دیکھیں سلیکٹڈ لوگوں سے کوئی خوف نہیں ہے ہمیں, اور آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ جب آئین اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق الیکشن ہوگا تو یہ سلیکٹڈ. راجہ صاحب سلیکٹڈ کی آپ نے بات کی, سلیکٹڈ تو سبھی ہوتے ہیں, آپ بھی سلیکشن کے بعد ہی آئے ہیں. باقی آپ نے بات کی کہ جو فیصلہ ہے وہ سپریم کورٹ تک جا چکا ہے, لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ گورنر پنجاب نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کیوں نہیں کیا؟ کیا ان پر مسلم لیگ نون کا دباؤ ہے جس کی وجہ سے انہوں نے ابھی تک الیکشن کو اناؤنس نہیں کیا تھا؟ دیکھیں ان کا ایک قانونی جواز ہے, کانسٹیٹیوشنل ایک جسٹیفکیشن. وہ کہتے ہیں کہ میں ڈیٹ کیسے دے, میں تو اس صورت میں ڈیٹ دوں کہ میں ان کی ڈیزولوشن آف اسمبلی کے حوالے سے جو سمری میرے پاس آئی اس پہ میں سائن کرتا تو پھر میں رسپانسبل تھا اس کا. دیکھیں وہ کیوں سائن کرتے, کہ کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ عمران خان کی خواہش ہے کہ اسمبلی نہ چلے. دیکھیں اتنے لوگوں نے جو بلین آف روپیز لگا کے ایک الیکشن ہوتا ہے اس کو آئینی تحفظ ہوتا ہے 5 سال کے لیے, لیکن ایک بندہ صرف اپنے اقتدار کی خواہش کے لیے پوری اسمبلی کو آؤٹ کر دے اور کبھی کیا اور کبھی جیل بھرو, کبھی کس سائڈ پہ, جدھر ان کی مرضی جاتی ہے ادھر چل پڑتے ہیں. دیکھیں ملک نے آئین کے مطابق چلنا ہے, کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلنا ہے, کسی کی مرضی اور منشا کے مطابق نہیں چلے گا. ٹھیک ہے نواز صاحب, آپ مجھے یہ بتائیے گا, الیکشن کروانے کی ہم بات کر رہے ہیں, آپ نے دیکھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گورنر پنجاب نے الیکشن کروانے کا اعلان کرنا تھا, کوئی کہتا ہے حکومت نے کرنا تھا, کوئی کہتا ہے الیکشن کمیشن نے کرنا تھا. آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ صحیح اس کا اعلان کس نے کرنا تھا؟ ابھی تک اس کا اعلان کیوں نہیں کروایا گیا؟ کیا پاکستان کی جو حالت ہے وہ اس قابل ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ ٹو بی اور ناٹ ٹو بی کی سچویشن کی متحمل ہو سکتی ہے پاکستان کی عوام بھی اور پاکستانی حکومت بھی؟ دیکھیں, تھینک یو. آپ کا جو کوسچن ہے وہ میرا خیال ہے بہت ہی زیادہ اس وقت کا مناسبت سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے. سب سے پہلے تو دیکھیں الیکشن کا جو اس وقت کا پروسیس ہے وہ تو آنریبل کورٹس کے اندر ہے, اس لیے وہ جو بھی ہوگا کل ہوپ فلی ڈیسیشن آنا ہے اور یقیناً سب کے لیے قابل قبول ہوگا, کیونکہ جب آنریبل کورٹ ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہیں اور سب کو بلا رہی ہیں, اٹارنی جنرل اور پھر صوبائی گورنمنٹ فیڈرل کی طرف سے, تو یہ تمام لوگ اپنے اپنے جوابات دے بھی رہے ہیں. اور ابھی میرا خیال ہے جو اس وقت کی اطلاعات ہیں ان کے مطابق 9 میں سے 5 ججز جو ہیں آنریبل چیف جسٹس کی سربراہی میں, ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اگلی دفعہ جو کل باقی جو پروسیڈنگز ہو رہی ہے وہ, میرا مطلب ہے یہ تو ایک ہو گیا لیگل ایشو جس کو آنریبل کورٹس نے ہی ریزالو کرنا ہے, لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ ایشو کریٹ کیوں ہوا اور اس کی ریزنز کیا تھیں. اب دیکھیں اگر اس کو ہم پہلے تھوڑا ہسٹری میں جائیں تو یہی جو اس وقت کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, الیکشن ایک
इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा है, जिसमें बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल का जो स्लोगन दिया गया है, उसमें आपने लोगों के पास ही जाना है और लोगों का वोट बैंक और लोगों की जो डिमांड्स हैं और लोगों का जो ओपिनियन है उसको ही आपने मद्देनज़र रखना है। इसमें एक चीज़ तो ये आती है कि कल तक जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी उस वक्त जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनकी डिमांड थी कि इलेक्शंस होने चाहिए, लेकिन एक बदकिस्मती कहा जाए कि उस वक्त की गवर्नमेंट ने इन चीज़ों पे इतना फोकस नहीं किया और आज वही सेम टू सेम जो चीज़ें कल हो रही थी वो आज इस गवर्नमेंट के साथ हो रही हैं। अब पिछली गवर्नमेंट जो इस वक्त अपोजिशन में वो चाह रही है कि इलेक्शंस हों। मेरा मतलब है कि जब तक ये चीज़ें क्या खाली एक दूसरे की अनापरस्ती की बेसिस पे ही चलती रहेंगी, अगर गवर्नर या इलेक्शन कमीशन या बाकी जितने आईनी ओहदेदार जो काम कर रहे हैं, जिस मकसद के लिए जो इदारे बने, क्या उन्होंने मतलब इतनी नौबत ही क्यों आई? पहली चीज़ तो ये आ रही है। दूसरा ये कि वैसे भी अगर आप देखें तो इलेक्शन का टोटल जो ड्यूरेशन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को आ रहा है, इतना कोई मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है। और दूसरा ये कि पॉलिटिकल पार्टीज़ तो हमेशा जीतती और जो गवर्नमेंट करती हैं वो अवाम के ही बरसरे जो है सपोर्ट करती हैं। आई डोंट नो क्यों वो अवाम के वोट बैंक से और अवाम के ओपिनियन से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इतनी खाइफ हैं। इसमें क्या बुराई है, चाहे पीटीआई हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून लीग हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। मेरा ख्याल है उसको डायरेक्टली इलेक्शन की तरफ जाना पहले भी चाहिए था, लेकिन अब तो चलेंगे कोर्ट्स की तरफ आ गया है, तो जो ऑनरेबल कोर्ट्स का कल डिसीजन आएगा वो सबके लिए काबिल कबूल होगा। दूसरा इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना करूँगा कि इस वक्त खुदारा जो मुल्क की सूरत हाल है उसको भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए, जिसमें सबसे बड़ा हमें जो है वो इकनॉमिक जो इक्तिसादी चैलेंजेस हैं, जिसकी वजह से मुआशी बदहाली की वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा जो मुश्किलात को फेस करना पड़ रहा है। आप देखें इसके जो ओवरऑल साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो एक आम आदमी की सेहत पे कितना उसके असरअंदाज हो रहे हैं। अब बेसिकली तो हमें फॉर द सेक ऑफ नेशनल इंटरेस्ट और लोगों के मयार को बुलंद रखना है, ताकि गवर्नमेंट में चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आए उसने लोगों का देखना है और मुल्क का देखना है। लेकिन मेरा ख्याल है ये कि आपस की जो यहाँ पे इतनी चीज़ें चल रही हैं जिनमें शायद जिन चीज़ों की तरफ फोकस करना चाहिए उनकी तरफ नहीं हो रहा। ठीक है डॉक्टर साहब, वैसे अक्टूबर में जनरल इलेक्शन होने ही हैं, तो अभी दोबारा अगर इलेक्शन करवाए जाते हैं, आपको पता है कि ये एक लंबा प्रोसेस है और इसमें हमारा पैसा भी लगेगा, और चंद माह बाद अगर दोबारा अक्टूबर में वही सेम प्रोसेस किया जाता है तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी इस बात की मुतहम्मल हो सकती है कि बार बार पाकिस्तान को इलेक्शन के गर्दाब में रखा जाए? अभी इलेक्शन करवा लिए जाएँ और फिर जनरल इलेक्शन करवाए जाएँ, आप लोग थोड़ा इंतज़ार क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब बहुत पॉपुलर लीडर हैं और लोग ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि इस दफ़ा इलेक्शन पीटीआई ही जीतेगी, तो आप लोग इंतज़ार क्यों नहीं कर रहे? देखिए जी, हमारी तो डिमांड यही है कि जनरल इलेक्शन कराएं। हम तो खुद यही कह रहे हैं, एक जनरल इलेक्शन कराए जाए, बजाय बार बार जो है ना वो कभी जिमनी इलेक्शन हो रहे हैं कहीं पे। वो भी शुक्र है हाई कोर्ट ने मना किया कि ये जो हमने रिजाइन दिया हुआ है नेशनल असेंबली से, हमें फिलहाल जिमनी इलेक्शन रोके हैं, कोर्ट्स ने रोके हैं। ये लोग तो जो है ना समझ नहीं रहे, जिमनी इलेक्शन करवाने को तैयार हैं। तो देखिए ना कितना इनकी बातों में डिस्पैरिटी है। जिमनी इलेक्शन जो थे हमारे 70 सीटों पर, वो ये कराने को तैयार थे। ठीक है, ये जो सूबाई इलेक्शन है उसमें उनको मसले आ रहे हैं। तो हम यही चाह रहे हैं कि ये सूबाई भी जनरल इलेक्शन सारे मिलके हो जाएं, नेशनल असेंबली, सूबाई असेंबली सब इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि हम इंतजार कर लेंगे। देखिए ये मुल्क में जो अवाम है वो बेचैन है बहुत। मेरे इससे पहले एक साहब ने कहा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो एक वजह थी, वो वजह क्या थी आप देख लीजिए, उस वजह को हल हुआ। क्या वजह थी? वो ये थी कि मुल्क में बहुत महंगाई है, बेरोजगारी है। अब देख लीजिए, आज मैं सोचती हूँ कि जब हमारे 10 माह पहले 9 माह पहले जब हमारी हुकूमत थी, उधर क्या रेट था डॉलर का, पेट्रोल का और आटे का, और आज तो आटे के लिए लाइनें लग रही हैं। एक थैला मुश्किल से शनाख्ती कार्ड के साथ मिलता है। क्या ये सूरत हाल थी? हमारे होते हुए हमने बहुत से पनाहगाहें, लंगर खाने, सेहत कार्ड, इतने प्रोजेक्ट शुरू कर दिए थे कि लोगों को ऐसा रिलीफ मिल रहा था, और वो लंगर खानों से रिलीफ मिल रहा था लोगों को, खाने चल पड़े थे। तो हम इनका लेकिन एक एक दिन भारी है, सही भारी है, जिसके लिए हम चाहते हैं कि जितनी जल्द से जल्द इलेक्शन हो। ये हमारा मकसद था कि दोबारा से इमरान खान साहब की हुकूमत आए और हम
दोबारा से ये अपने प्रोग्राम शुरू करे प्रोजेक्ट, लेकिन अफसोस ये हुआ कि इन्होंने हटा दिया और 5 साल भी पूरे ना बर्दाश्त हो सका। देखिए इमरान खान अच्छे काम क्यों कर रहा है, हमने करना था, हमने तो आप देखिए इस बार 70-80 बंदों की काबीना है जो पर इस दूसरी तरफ एक तरफ तो महंगाई की बातें कर रहे हैं, मईशत की कमजोरी की बातें कर रहे हैं, 70-80 कबीना बनाने की तो है इसमें। और उसके अलावा दूसरी बात ये आधे से ज्यादा लोग के बेल पे गिर रहे हैं जो इन्होंने ऐसे ऐसे गलत काम किए हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग के रिकॉर्ड बनाए हुए हैं, मुल्क में खजाना क्यों खाली हुआ, में क्यों ये मुल्क झगड़ा हुआ है, बहुत सारे मसाइल हैं जिसको हम हल कर रहे थे। अभी 3 सालों में हमने कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ मुल्क जा रहा था और आहिस्ता आहिस्ता और जाना था, लेकिन इन्होंने बर्दाश्त नहीं हुआ, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दिया गया। और उसके बाद जो आपने देखा है वो आज देख रहे हैं, आज मुल्क में बच्चा रो रहा है कि काश इमरान खान ही वापस आ जाए। तो हमें मकबूलियत का कोई खौफ नहीं है, हमें जब भी इलेक्शन होंगे वी आर रेडी, हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। तो हमने सिर्फ ये डिमांड की थी कि ये मुल्क पे एक एक दिन इसका भारी गुजर रहा है और हम डिफॉल्ट होने जा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब जो ये लोग ज्यादा देर रुके तो मुल्क के हालात बहुत खराब होने का खतरा। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब आपने IMF की बात की, आपने महंगाई की बात की, आपने इकोनॉमी की बात की, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये आफ्टर इफेक्ट्स उसी मीटिंग के हैं जो आप लोगों की कमिटमेंट हुई थी IMF के साथ? आप लोगों ने वक्त पे उन चीज़ों के प्राइजेस नहीं बढ़ाए, जैसे फ्यूल की बात की जाए या बाकी चीज़ों की बात की जाए, जिसके नताइज अभी अवाम भुगतती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं, ये भी सब इनका प्रोपेगेंडा है, ये गलत बातें करते हैं। हमने जो डील की थी हम सब उनको दिखा देंगे। IMF ने आपने देखा है, उन्होंने आके ये कहा कि हमने देखा है कि जिनके जो बड़े अशराफिया हैं वो टैक्सेस भी नहीं दे रहे, सारा टैक्स गरीब आवाम के डायरेक्ट टैक्सेशन के थ्रू लिया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि सब अशराफिया इस वक्त जो है उनको टैक्स नेट मिलाया जाए, बेशक सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, सबको उन्होंने कहा मिला, उनको भी टैक्स नेट में लाए, उनके साथ भी डिक्लेयर हो और इमरान खान साहब IMF के सिग्नेटरी में शामिल हों। ये बातें आपने सुनी होंगी। और हमने कोई ऐसी हमने अवाम को रिलीफ दिया था, हमने जो सब्सिडाइज दिए थे उनकी बहुत डिमांड होती है। लेकिन आप देखें वो जो सब्सिडी दी गई उसी के नताइज है ना अभी हम भुगत रहे कि आपने फ्यूल के प्राइस उस तरह से नहीं बढ़ाए। होंगी तो हमें रहने देते ना, हम भुगत हैं। अवाम तो आप समझ गए हैं, आप लोग नहीं समझे इस बात को। अवाम को पता है हमने अगला प्रोजेक्ट हमने किस तरह से अपना इनका कर्जे भी उतारने थे और किस तरह से हमने आगे चलना था, और अवाम को भी रिलीफ देनी थी, IMF को भी कर्जे लौटाने थे। IMF जो है उसके साथ डील करना हमें पता चल गया था कि किस तरह से हमने चलना है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। ये अब अवाम को भी समझ आ रही है, आप भी समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे जो है ना जो डील हुई थी उसके नतीजे नहीं है। अब वैसे हमें रहने देते ना, फिर अगर हमें ठीक है तो आप देखते भी कहाँ से हालात कहाँ से कहाँ होते हैं इस वक्त। राजा साहब, जब आपको पता था कि ये नताइज होंगे, ये हालात हैं, तो क्यों आ गए आप लोग हुकूमत में? आप लोगों ने क्यों नहीं इनको अपना दौरानिया पूरा करने दिया? जी देखिए, मैं पहले आपकी एक बात का जवाब दूंगा कि आपने कहा कि कहा जाता है कि इमरान खान बड़ा पॉपुलर लीडर है और दोबारा वो इक़्तिदार में। हाँ, कहा जाता है, उनके फेक मीडिया की तरफ, सोशल मीडिया की तरफ से, उनकी फेक पोस्टों के जरिए। नहीं, फेक पोस्टें नहीं राजा साहब, यहाँ पे मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करती। ये तो सच है कि वो अवाम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और आप किसी भी जनरेशन से बात कर लें, आप यूथ से बात करें, आप बच्चों से बात करें, आप बड़े लोगों से बात करें, हर जनरेशन का बंदा यही कहता है कि इमरान खान पॉपुलर लीडर है और हम उसी को हुकूमत में लेके आएंगे। मैं वही कहता हूँ कि वो जो तबका कहता है या उस तबके को जिन्होंने मिसगाइड किया है वो इनके सोशल मीडिया ने, जिसमें फेक पोस्टें, एजाज हसन का ट्विटर अकाउंट जिसका वजूद ही कोई नहीं, जस्टिस हसमत शहीद शेख साहब का फेक अकाउंट जिसका वजूद ही कोई नहीं, मुख्तलिफ एक्ट्रेसेस, सेलिब्रिटीज के अकाउंट इन्होंने बनाए हुए हैं, जिसमें क्या कहा जाता है, इमरान खान जी पॉपुलर, मुल्क का सबसे बड़ा लीडर है जी। सब फेक अकाउंट के जरिए इन्होंने यूथ को गुमराह किया है, इन्होंने उनको डी-ट्रैक किया है और उसके पीछे यहूदी लॉबी है। मैं बिलीव करें कि ये जो एक अकाउंट 10-10 हजार व्यूज और 1-1 लाख व्यूज एक मिनट में आ जाते हैं, उसके पीछे यहूदी लॉबी है जो इस इमरान खान को सामने ला के इस मुल्क का सत्यानाश कर भी चुकी है और करना भी चाहती है। और जब ये मुल्क के बड़ी पार्टीज को इस चीज का पता चला, मुल्क के सलामती के अदारों को ये पता चला, तो फिर ये सब कुछ हुआ। फिर देखें कि आप कहते हैं ना कि टाइम पूरा करने देते, अगर टाइम पूरा करने देते तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। देखें, इनकी नालायकी भी थी और इनकम्पिटेंसी। डिफॉल्ट तो अभी भी आपने देखा जो सूरत हाल है पाकिस्तान की, वो अभी भी यही कहा जा रहा है कि डिफॉल्ट करेगा पाकिस्तान। दहशतगर्दी के वाकयात देखें कितने ज्यादा हो चुके हैं, पहले से ज्यादा। 2017 के बाद की अगर बात करें, दहशतगर्दी के वाकयात कम होना शुरू हो गए। इमरान खान की मुल्क दुश्मनी आप इसकी डेप्थ में अगर जाके देखें कि ये बंदा कहता है कि मैं आउट हूं तो सब कुछ तबाह हो जाए। देखें कि पहले इसने
IMF کو 2 سال تک نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے جسٹ سلوگن لگاتا رہا کہ ہم IMF کے پاس نہیں جائیں گے. جب اسے حقیقت کا پتہ چلا کہ ہم کہیں پہ ڈیل کیے بغیر ہم آگے اکنامک حالات نہیں چلا سکتے, پھر دوڑ کے جا کے IMF کے پاس گئے, اور انکمپیٹنٹ ٹیم ان کی تھی جس کی وجہ سے ان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا وہ غلط ہوا, غلط ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ ہوا. پھر یہ اقتدار سے آؤٹ ہو گیا. جب اقتدار سے آؤٹ ہوا تو انہوں نے بجائے اس کے کہ ملک کی بات کریں, انہوں نے یہ میسج کنوے کرنے شروع کر دیے کہ اگر ہم جو کچھ یہ طے کریں گے PDM والے, ہم اس کو آن نہیں کریں گے. دیکھیں یہ ملک دشمنی ہے, یہ ملک دشمنی ہے, اور یہ سلامتی کے ادارے اور ملک کی بڑی جماعتیں اس کو سمجھتی ہیں, اور عمران خان اسی ٹریک پہ آگے چل رہا ہے. دیکھیں کہ جو بھی ہے, اب دیکھیں کہ الیکشن جو ہوتا ہے اس میں اربوں روپے لگتے ہیں, جس اربوں روپے لگا کے جو اسمبلی آئی اس کو کیوں ڈیزالو کیا جائے, وہ کیوں نہ اپنی میعاد پوری کرے. آپ اگر اقتدار سے آؤٹ ہو گئے تو آپ اپوزیشن کرنا بھی سیکھیں. آپ اتنے لاڈلے نہیں ہیں کہ آپ کو جب آپ آئیں آپ کے لیے کرسی حاضر ہو اور آپ کو کرسی پہ بٹھا دیا جائے. آپ اگر اقتدار میں آئے تھے, دیکھیں اگر آئین اور کانسٹیٹیوشن کو فالو کرتے اور مانتے, تو جب اقتدار سے آؤٹ ہوئے تھے پراپر اپوزیشن نیشنل اسمبلی کے اندر بھی کرتے اور باقی صوبائی اسمبلیوں کے اندر بھی جہاں پہ حکومت بنتی تھی حکومت بناتے. لیکن انہوں نے کیا کیا, اب چونکہ لاڈلا جو ضرورت سے زیادہ لاڈلا ہے, اس نے کیا دیکھا کہ میں آؤٹ ہوں, اب میں تو اقتدار سے باہر, وہ کسی کو برداشت کرنے کو تیار نہیں. وہ اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کو بھی, ایون کہ شاہ محمود قریشی وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اور اس کے آگے اقتدار میں آئے. وہ کہتا ہے کہ میں نہیں ہوں تو پھر کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ ملک دشمنی ہے میں سمجھتا ہوں. نواز علی صاحب, گورنر پنجاب کا کہنا ہے کہ اسمبلی کے جو اس کے ٹوٹنے کا جو نوٹیفیکیشن نکلا تھا اس پہ میں نے سائن نہیں کیے, اس لیے الیکشن کروانے کا اعلان بھی میں نہیں کر سکتا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ انہوں نے بال الیکشن کمیشن کے کورٹ میں پھینکا تھا, یا پھر ایسا نہیں آپ کو لگتا کہ اگر وہ سائن کر دیتے تو ابھی ملکی صورتحال مختلف ہوتی اور جو سیاسی بحران نظر آ رہا ہے, آئینی بحران نظر آ رہا ہے, وہ تھوڑا مختلف ہوتا؟ دیکھیں میرا خیال ہے اس میں سب لوگوں کی اپنی کوتاہی بھی شامل کہی جا سکتی ہے, کیونکہ جب میں پہلے بات کہہ چکا ہوں کہ جو آئینی عہدوں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اپنی ریسپانسبلٹی اور اپنے ہی عہدے کے اکارڈنگلی جو ہے وہ چیزیں کرنا چاہیے تھیں. بینگ اے گورنر اگر ان کے پاس یہ تھا تو ایک تو انہوں نے اپنے اوپر جو پریشر تھا, یقیناً وہ کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے بھی ایفیلیٹیڈ ہیں, تو ایک جو اوور آل سیٹ اپ ہے جس کو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی جو سب سے بڑی ٹریجڈی اس ملک کے ساتھ ہے وہ یہ کہ ایک طرف آپ کی ایک لابی جو گورنمنٹ, دوسری طرف آپ کی اپوزیشن, دونوں پوائنٹ اسکورنگ میں اور اوور آل میرا خیال ہے کہ کوئی ایک کسی قسم کی کمپریہنسو پالیسی یا ریفارمز یا ایک پبلک سپورٹ یا سوشل جو ڈیولپمنٹ کی بات کی جائے وہ کہیں نظر نہیں آ رہی ہے. اور پہلے ہی میں کہہ چکا ہوں کہ جس طرح اس وقت کے جو معاشی حالات ہیں, جو ہمارے سیکیورٹی ایشوز ہیں, دیکھیں اس وقت ہمارے پاس پولیٹیکل جو ایشوز ہیں وہ بھی ہیں, لیکن ان کے ساتھ ساتھ ایک طرف آپ کے اقتصادی جو حالات ہیں وہ بھی انتہائی جو ہے وہ بالکل بری طرف جا رہے ہیں, جس میں ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ ہے, لیکن امید ہے کہ نہیں ہوگا. لیکن اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو سیکیورٹی ایشوز بھی ہر آئے دن وقت کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں. جن چیزوں پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے, چاہے گورنمنٹ ہو چاہے اپوزیشن ہو, مطلب یہ کہ ایک ٹریجڈی یا کہا جائے بدقسمتی کہ اس طرف کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے. پھر جو مہنگائی کی وجہ سے ایک عام آدمی کا جو ایک معاشی طور پہ قتل عام ہو رہا ہے, اس کی طرف اس کو کیا کمپنسیشن دی جا رہی ہے, کیا ریفارمز لے کے آ رہے ہیں, دونوں. میں کسی ایک کے لیے نہیں, میرا مطلب ہے یہاں پہ تو جو چیزیں ایون جہاں پہ بھی آپ جائیں تو صرف پوائنٹ اسکورنگ کی بات کی جا رہی ہے. چلیں الیکشنز بھی ہو رہے ہیں, مجھے یہ بتائیں اگر الیکشن ہوتے ہیں یا نہ ہوتے ہیں کہ عام آدمی کی صحت پہ کیا فرق پڑے گا؟ اس کو تو ان چیزوں سے کوئی کسی قسم کی سروکار ہی نہیں ہے. وہ تو صرف یہ کہتا ہے کہ میرے معاشی حالات ٹھیک ہوں, میرے ملک کے 2 وقت کی روٹی وہ آسانی سے کھا سکے. اب دوسری بات آپ دیکھیں کہ اگر گورنر نے اپنی جو ہے اوور آل دیکھیں کہ اپنی ایک ریپوٹیشن کے لیے یا ایفیلیشن کی وجہ سے اگر اپنے آئینی عہدے کے بجائے اس کو الیکشن کمیشن کی طرف بھیجا ہے تو یقیناً بال جو ہے وہ بھیجی ہے انہوں نے الیکشن کمیشن کی طرف. لیکن ان سب چیزوں سے ہمیں ایک جو نیشنل لیول پہ دیکھنا چاہیے, چاہے پولیٹیکل پارٹیز کسی بھی طرح سے ہوں. دوسرا آپ دیکھیں اب اس کے جو کانسیکوینسز ہیں یا اوور آل جو اس کا امپیکٹ, جو افیکٹس اس وقت ہمارے معاشرے پہ پڑ رہے ہیں, اس میں ایک تو آپ کی معاشی حالات جس میں کہا گیا کہ جی نئی ٹیم آ رہی ہے لیکن بدقسمتی سے نئی ٹیم بھی وہ ڈیلیور نہیں کر سکی. نمبر 2 پرائم منسٹر کی اور گورنمنٹ کی اوور آل اس وقت جو کیبنٹ کی سائز ہے اس سے بھی کوئی ڈیلیور ہونا میرا خیال ہے اس وقت وہ بھی نہیں ہے. تھرڈ ون ہمیں جو سیکیورٹی ایشوز ہیں,
जिसमें एपेक्स कमेटी की जो डे बिफोर यस्टरडे मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर की एक मीटिंग थी, जिसमें ये अच्छी बातें होनी चाहिए, लेकिन आई मीन कि इन चीज़ों से हट के हमें पॉलिटिकल रिफॉर्म या सिक्योरिटी रिफॉर्म्स या आपके पास सोशल डेवलपमेंट या आपके पास जो वो चीज़ें उन पे आना चाहिए, उन पे मेरा ख्याल है फराख दिली से अपोजिशन को भी, चाहे पीटीआई हो, चाहे पीपल्स पार्टी की हो, चाहे नून लीग की हो, उनको आना चाहिए। जो हमारे लिए सबसे अहम इश्यूज़ हैं, बदकिस्मती से उनकी तरफ नहीं कोई जा रहा, और सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करने से मेरा ख्याल है इन चीज़ों से कोई इश्यूज़ ना आज तक हल हुए। हमारे पास एग्जांपल है दुनिया के बाकी ममालिक की। चले जो चीज़ें हैं, एक तो आपके पास अकाउंटेबिलिटी का प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए, जो कल्प्रेट्स हैं उनको ठीक है आप उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करें, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनको प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और उसमें किसी किस्म का कोई तफर्रुक या डिफरेंस नज़र नहीं आना चाहिए, ना परस्ती की उसमें कोई बू आनी चाहिए। डॉक्टर साहब, इमरान खान के हवाले से बात की जा रही है कि वो कब गिरफ्तारी देंगे। आपको लगता है कि ये जो जेल भरो तहरीक स्टार्ट की है आप लोगों ने, इसमें इमरान खान गिरफ्तारी देंगे, और अगर वो दे देते हैं तो इसका इस तहरीक पे क्या असर होगा? देखिए जी, खान साहब तो सबसे पहले देना चाहते थे, लेकिन हमारी सीनियर लीडरशिप हम सब लोगों ने को मेरे कुछ खदशात हैं कि जिस तरह से ये लोग आजकल कस्टोडियल टॉर्चर कर रहे हैं, जिस तरह से ये पेश आ रहे हैं लीडरान के साथ, हमने और खान साहब की अभी सेहत भी इजाजत नहीं दे रही कि उनको इस वक्त अरेस्ट हो जाएं और जेल में चले जाएं। हमने उनको 1-2 हफ्ते अभी रोका है, वरना वो तो सबसे पहले देना चाह रहे थे। हमने कहा आप लीडर हैं, आपको हमारे सिपह सलाह है, हमें सिपाहियों को पहले जाने दें, फिर आप आइएगा। वो जब वक्त आएगा आप देखिएगा, तो किसी डरते हैं नहीं सिवाय अल्लाह के, वो किसी से डरते नहीं। दूसरे अभी आप साहब कह रहे थे कि ये आप जो है हम फॉल्ट होने वाला था मुल्क और अब बेहतर हुआ, तो ये मैं तो फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात कर रही हूँ ना। जो कह रहे हैं सोशल मीडिया पे ये गुमराह कर रहे हैं लोगों को, लोग तो पागल है ना, इसका मतलब है पूरी 70% लोग जो है वो पागल हो चुके हैं, गुमराह हो चुके हैं। जो खजाना जो 20 अरब से 3 अरब पे आया है वो भी सब झूठ है। दहशतगर्दी बढ़ गई है जो हमने रोकी हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दौर में। फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करें, ग्रोथ रेट कहाँ था, जीडीपी कहाँ था, हमारे खजाने में कितने पैसे थे, और हमने आज का जो सैर सपाटे किए जा रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर एक शहर से उतरते हैं, मुल्क से आते हैं, एक जहाज से उतरते हैं, दूसरे पे चल पड़ते हैं, अरबों रुपए उस पे लगा रहे हैं। तो ये सारी चीजें नजर आ रही है। वहां को आटे का क्या रेट था, पेट्रोल का क्या रेट था, ये सारे हमारी वजह से ही हुए ना। इमरान खान जब हुकूमत में थे तब भी वही जिम्मेदार थे, अब हट गए हैं तब भी जिम्मेदार हैं। आप जितना मर्जी बातें कर लें, सोशल मीडिया की बात नहीं है। कल का इलेक्शन आपने देख लिया, वहां पे लोग वो भी झूठ है, वो भी फेक है कहने, वो भी झूठे लोग आए थे, धांधली हुई थी, जो भी कह लें आप, जो भी कह लें। इस वक्त इमरान खान तरफ लोग इसलिए देख रहे हैं कि उसने वाकई वो दर्द रखता है अवाम का, और उसने अवाम के लिए काम किए हैं, और ये सारे जो छोटे मोटे मंसूबे थे जिन्होंने रोक दिया आ रही, वो हमने जारी रहते हैं, और मुल्क में खुशहाली आने लगी थी, कारोबार चल पड़े थे। एक आपको पता है बेरोजगारी क्यों बढ़ गई कि उन्होंने सारे कारखाने बंद, फैक्ट्रियां बंद हो गई बिजली ना होने की वजह से। हमने बिजली भी सस्ती दी कारखानों को, लोगों को रोजगार मिला, फैक्ट्रियां चल पड़ी, हमें ऑर्डर आने लग गए बाहर से, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सब चीजें चल पड़ी थी। लेकिन अब ये ना माने तो हमें कोई जरूरत नहीं, इनको अवाम मान गई है। आप मैं ना मानू की जिद लगाए रखें, लेकिन अवाम मान गई है। इंशाल्लाह ताला अवाम के वोटों से इमरान खान आएगा, और इंशाल्लाह ताला हम तो चाहते हैं मुल्क में खुशहाली आए, हमें कोई जल्दी नहीं थी। लेकिन इन लोगों ने जो 12-13 पार्टियां आई हैं ना, उन्होंने जो हशर कर दिया मुल्क, आप देख लियो दहशतगर्दी कहाँ जा रही है। ठीक है, एक दफ़ा फिर नाज़रीन अपने पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं राजा नज़ीर, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। राजा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। नवाज़ अली साहब सीनियर तज्ज़ियाकार, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। डॉक्टर सीमी बुखारी MNA हैं PTI की, सीमी साहबा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस उम्मीद के साथ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना अपना किरदार अदा करेंगी और आवाम को इस मुश्किल से निकालने में अहम किरदार अदा भी करेंगी और मदद भी करेंगी। शराफिया की बात की जाए तो शराफिया भी अपने टैक्स अदा करेंगे ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।